हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा यूपी असिस्टेंट टीचर ये जो रिक्रूटमेंट आई है 1894 पोस्ट की, इसमें हमारा मैथ्स का 4th लेक्चर है। इसमें हम लोग प्रीवियस पेपर के सेट करा रहे हैं, जिससे हमारी मैथ्स होती चले एक एक यूपी टेट सी टेट, फिर हम लोग इस तरह से चलेंगे हाई लेवल पे, लोअर से हाई लेवल पे। तो आज हमारा यूपी टेट का पेपर है 2018 का 6 to 8, मतलब कि पेपर 2। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में देखते हैं, हम स्टार्टिंग में ही बताते हैं हर वीडियो में कि हम इसको दोनों लैंग्वेज में रख रहे हैं, ताकि क्योंकि ये वाला पेपर जो होता है टेट का, ये सारे जो होते हैं एग्ज़ाम्स टीचिंग के, ये हिंदी मीडियम वाले देखा जाता है कि ज़्यादा फिल करते हैं। तो इससे अगर हम सिर्फ इंग्लिश रखेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने यहाँ पे हिंदी में भी रखा है। उसको एक्सप्लेन जब हम करेंगे तो हिंदी वालों को भी समझ में आएगा, इसलिए दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, सिंपल हम लोग को पता है कि जो क्यूब होते हैं उसमें कितनी एजेस होती हैं। अगर हम बात करते हैं उनके सरफेस की, तो उनमें जो सरफेसेस होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 इधर होती हैं और 2 ऊपर, यानी कि 6 टोटल होती हैं। और इनका जो जो इनका वो होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, वो 6a² होता है। अगर इनकी एज को, यानी कि ये जो साइड होती हैं, लाइंस जो होती हैं, एजेस को अगर डबल कर दिया जाए, यानी कि a को 2a कर दिया जाए, तो कितना % एरिया इंक्रीज कर रहा है, यही हमने यहाँ पे निकाला है। देखिए इसको 2, यहाँ पर a की जगह 2a रख देंगे, इसका होल स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 4 और 6 24a², यानी कि हमारा डबल करने पे इतना हो रहा है टोटल सरफेस एरिया। अब ये कह रहे हैं कि परसेंटेज बताइए कितना इंक्रीज करिए। तो परसेंटेज के लिए हमने क्या किया, टोटल जो हमारा आया वो अपॉन इनिशियल जितना था टोटल सरफेस एरिया, उतना हमने रख दिया। अब ये कितना बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है, यानी कि 18a² अपॉन 6a²। ओके, उसके बाद इसको कैंसिल आउट किया, a² तो कैंसिल हो गया और 6 3 द 18 हो गया। तो हमारा ये 300% टोटल इंक्रीज हो रहा है एरिया। तो हमारा राइट आंसर इज़ 1। नेक्स्ट है, इफ़ a/3 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/1 देन a + b + 2c अपॉन b क्या होगा। सिंपल है, ये कंडीशन दी इन्होंने। तो देखिए अगर हमें यहाँ पर 1 कहीं नीचे दिख रहा है तो बस हम उसी के रिस्पेक्ट में हम सबको a और b को ले लेंगे। तो अब देखिए अगर यहाँ पर अगर हम सिर्फ ये देखें a/3 इक्वल टू c/1 है मतलब c, तो अगर हम a को c के इसमें लिखें तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू क्या हुआ, 3c हुआ। a + b + 2c, ये जो उन्होंने कंडीशन दी है इसमें हमने a की जगह क्या रख दिया, 3c रख दिया। इसी तरह इसको देखिए, अब b/2 इक्वल टू c, यानी कि हम b को क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। b को हमने क्या लिखा, 2c लिख दिया। इधर 2c पहले ही से है, इसको ऐसे लिख दिया। नीचे b को फिर से c के फॉर्म में लिख दिया। इसको ऐड करेंगे तो 7c आएगा, c तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/2 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर है 3.5, इन्होंने यहाँ पर आंसर दे रखा है, तो हमारा आ जाता है सेकेंड आंसर। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन x - ky इक्वल टू 2 3x + 2y इक्वल टू -5 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x - ky इक्वल टू 2 3x + 2y इक्वल टू -5 का अद्वितीय हल हो। देखिए 3 कंडीशन आती हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड तीसरी आती है नो सॉल्यूशन। तो ये जो 3 हमारे सॉल्यूशन होते हैं, तो इसमें यूनिक जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि अद्वितीय हल हो, तो उसके लिए जो कंडीशन रखी जाती है वो ये होती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन पता होगी तो ये फ़ौरन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसी के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे a1 यहाँ पर देखिए, a2 b1 b2 यहाँ पर क्या है, जो x और y के कोफिशिएंट है। x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, यानी कि a1 हमारा 1 है। उसके बाद y का कोफिशिएंट क्या है, k है, यानी कि b1 हमारा क्या है, k है। और ये जो होता है ये c होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन वाले सब 1 होते हैं, a1 b1 c1, और सेकंड के a2 b2 c2 होते हैं। अब यहाँ पे a2 3 है, b2 2 है और c2 -5 है। तो देखिए अब यहाँ पर a1 a2 c से में मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। तो हमने a1 की जगह 1 रख दिया, यहाँ पर a2 क्या है हमारा 3 है, 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू, इसे याद रखिएगा, इज़ नॉट इक्वल टू b1 कितना है -k और b2 कितना है 2, तो हमने ये रख दिया। उसके बाद हमने जब इसको देखा तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो -2/3 होगा और माइनस को हम इधर ले सकते हैं, तो k इज़ नॉट इक्वल टू -2/3 हमें मिल रहा है। तो ये हमें ऑप्शन में इसमें मिल रहा है।
k इज़ नॉट इक्वल टू -2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। A can do a work in 6 days, B takes 8 days to complete it, C takes as long as A and B would take working together. How long will it take B and C to complete the work together? देखिए, हिंदी में कहें तो A किसी काम को 6 दिन में करता है, B उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, C उसी काम को पूरा करने में उतना समय लेता है जितना A और B दोनों मिलकर उस काम को करते हैं, ठीक है। और B, अब हमें निकालना क्या है, B और C मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक एक लाइन को देखते चलेंगे। A कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, A कितने दिन में करता है, 6 डेज में करता है। B कितने दिन में करता है, 8 डेज में करता है उसी काम को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो हम 24 मिलेगा। याद रखिएगा, जो एलसीएम मतलब जिन्होंने ये ट्रिक्स नहीं पढ़ी है तो उनको पता होना चाहिए कि देखिए, ये जो होते हैं यहाँ पे डेज लिखते हैं, उसके बाद एलसीएम लेके जो हम निकालते हैं वो वर्क होता है, उतना वर्क होता है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा उसे एफिशिएंसी कहते हैं। ये अलग अलग होती है, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट होंगे इनकी अलग अलग एफिशिएंसी आएगी। अब देखिए, 6 डेज हैं और B 8 डेज में काम को करता है। कितने काम को करता है, तो इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर एलसीएम 6 और 8 का 24 आ जाता है, ये हमारा वर्क हो गया। अब 6 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 8 को करेंगे डिवाइड तो 3 आएगा। ये क्या आ गई, A की एफिशिएंसी आ गई 4 और B की एफिशिएंसी आ गई 3। तो उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि C उसी काम को पूरा करने में उतना समय लेता है जितना A और B दोनों मिलकर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, A और B का निकालेंगे कि A और B दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। तो अगर हम दोनों की एफिशिएंसी से, A और B दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें काम को, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में निकालते हैं। तो देखिए, 24 वर्क है हमारा और 4 + 3 ये इनकी एफिशिएंसी है, इससे हम ऐड कर दिया, दोनों मिलकर ऐड करके जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 24/7 डेज आ गया। यानी कि A + B कितने दिनों में करते हैं, 24/7 डेज में इस काम को पूरा करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि उतना ही टाइम C लेता है, यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि C जो है वो कितना टाइम लेता है। अब C जो टाइम लेता है वो 24/7 डेज टाइम लेता है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि C की एफिशिएंसी क्या है। हमें टाइम तो पता लग गया, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क को 20 इसके डे से डिवाइड कर दें तो हमें एफिशिएंसी भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो 24 एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने क्या किया, 24 वर्क है और ये कितने दिन में कर रहा है, 24/7 डेज में। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, यानी कि C की एफिशिएंसी आ गई 7। अब ये कह रहे हैं कि B + C उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, काम वही है 24, ठीक है। B और C मिलकर कितने का दिन में पूरा करेंगे, तो हमें टाइम पता लगाना है। हम किससे डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी से, B और C की एफिशिएंसी से। तो B की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी यहाँ पर, 3 + C की कितनी आई है, 7 आई है, 3 + 7 10। इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 होल 2/5 डेज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको देख लीजिएगा। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स वॉज कैलकुलेटेड एज 58.5. Later on, it was detected that the marks of one student was wrongly copied as 57 instead of 75. Find the correct mean. ये कह रहे हैं एक परीक्षा में एक कक्षा में 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य जो है वो 58.5 है। 30 छात्रों का माध्य 58.5 है। बाद में ये पता चलता है कि गलती से 75 की जगह मार्क्स में 75 की जगह 57 लिख दिया। तो सही माध्य बताइए। अब देखिए, मीन क्या है, 30 स्टूडेंट्स का 58.5 है। अब क्या हुआ कि एक मार्क्स में लिखने पे 75 की जगह पर 57 यानी कि कम लिख दिया, ठीक है। 57 लिखा जबकि लिखना था 75। प्रेस कर लेंगे कि कितना फ़र्क आया, 57 लिख दिया है जो कि 75 लिखना था, तो डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो हमें डिफरेंस मिल रहा है 18, ठीक है। अब इस डिफरेंस को अगर हम 30 स्टूडेंट पे डिवाइड करें तो वो कितना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि 18 डिफरेंस 30 स्टूडेंट में कितना पड़ रहा है। तो 18/30 कितना आया, 0.6 आया। अब अगर हमें करेक्ट मीन निकालना है तो हमारा 30 स्टूडेंट का ये मीन है, लेकिन डिफरेंस ये जो आया है इसकी वजह से ये कम आया है, मतलब हमें और मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हम कम लिख गए,
ज़्यादा डिजिट की जगह हम कम लिख गए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा। ये जो डिफरेंस आया है 30 स्टूडेंट का निकालने पर, ये यहाँ पे प्लस भी होगा माइनस भी हो सकता है। ये हम बता रहे हैं कि प्लस कब होगा, जब ज़्यादा डिजिट की जगह कम लिख दिया जाएगा। जैसे 75 की जगह 57 लिख दिया गया, तो यहाँ पर ये इसको हम ऐड करेंगे तभी तो हमें एक्चुअल पता चलेगा। तो बस वही चीज़ है, 58.5 प्लस 0.6 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 59.1। यानी कि इसका करेक्ट मीन ये था। अगर ये गलती नहीं होती, 18 का डिफरेंस नहीं आता, तो हमारा 59.1 सही होता। ये गलती होने से हमारा मीन कम हो गया, 58.5 हो गया। तो हमारा राइट आंसर इज़ 1। नेक्स्ट है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। इफ सेंट्रॉइड ऑफ द पॉइंट्स 3,5, 6,y एंड -3,4 इज x, y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए कह रहे हैं एक केंद्रक, सेंट्रॉइड को हिंदी में केंद्रक कहते हैं, केंद्रक x, y है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं बिंदुओं के, वो 3,5, 6,y, -3,4 है। तो x y की वैल्यू हमें पता करनी है कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, x1 + x2 + x3, मतलब जितने भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2 + x3 बाई 3 उतने ही करेंगे। ठीक है, 3 है 3 बाई 3। ऐसे y निकालने के लिए y1 + y2 + y3 बाई 3 होता है। तो x1 y1 x2 y2, ये बस याद रखिएगा, जो कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं ये x, y के फॉर्म में होते हैं। मतलब x1 x2 नहीं होता है, y1 y2 नहीं होता है, ये x1 y1 x2 y2। ऑब्वियसली हम जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट दिया है तो वो सिर्फ x1 x2 के फॉर्म में नहीं होता है, वो होता है x, y, तभी हम वहाँ पर उसको पॉइंट आउट कर पाते हैं। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे है। तो अब यहाँ पर x1 x2 x3 हमने ऐड कर लिया, 3 + 6 9 और -3, जब ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा और 6/3 आएगा, यानी कि हमारा 2 आ गया। y को देखेंगे तो y1 + y2 + y3, अब देखिए 5 + y और +4, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 9 + y/3 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमें y की तो वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3y, ये y = है ना, तो हम इसको इक्वेशन टाइप से सॉल्व कर लेंगे। 3y, और जब हम y को इधर ले जाएंगे इक्वल के, तो ये -y हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा। अब 3 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3y - y = 9, यहाँ से y निकाल लिया, 2 आया, 2 को डिवाइड कर दिया 9/2, और x हमारा 2 पहले ही आ चुका है, तो x, y हमारे सेंट्रॉइड क्या निकले, 2, 9/2 निकले। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, द पॉलिनोमियल ax³ + bx² + x - 6 हैज़ x + 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, यानी कि एक बहुपद है जिसका एक गुणनखंड तो x + 2 है, और जबकि x - 2 से अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो शेषफल जो मिलता है वो 4 मिलता है हमें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सिंपली अगर हम देखें, अगर इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसको एक फंक्शन मान लेते हैं, f(x) = 0 ऐसे मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं ये जो फैक्टर है यानी कि ये इसमें लाई करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू यानी कि x + 2 = 0, और यानी कि x = -2। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल बता रहे हैं, x + 2 यहाँ पे दिया है, यानी कि x = -2 जो है ये इसमें हम पुट कर सकते हैं, ये इसमें लाई करेगा। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पे -2 रखेंगे तो यहाँ क्यूब की वजह से -8 हो जाएगा, 8 और a प्लस, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 to 4 होगा, 4b, फिर x की जगह -2 -6, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो ये -6 -2 ये -8 होगी, ये एक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, दूसरा जो उन्होंने दिया है x - 2 दिया है, ठीक है, x - 2 दिया है जिसमें रिमाइंडर 4 बच रहा है इनका, तो उसको कैसे लिखते हैं, सिंपल, x - 2 है यानी कि x = 2, अब हम x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो सारे पॉजिटिव ही रहेंगे, तो सिंपल ये ऐसे इस तरह से बनेगा, और जो रिमाइंडर होता है वो इक्वल की इधर रखा जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल को इधर रखा जाता है, क्योंकि वो फुल्ली डिवाइड तो हो नहीं रहा है, 4 क्या है, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो उसको इक्वल के इधर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ये आ गया। अब हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन सेम टाइप है, अब हमें सिंपल इसको सॉल्व करना है और ए बी की वैल्यू निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सिंपली ऐड कर दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म ही हमारा ऐड करने पे कट रहा है, तो ये 4b बचेगा, यानी कि 8b
और ये 8 - 16 हो गया इक्वल टू 0, यानी कि b इक्वल टू क्या हुआ 2 निकला। अब इस b की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में सिंपल रख दी, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 8 - 8 इक्वल टू 0। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 0। तो हमारे जो ये a और b की वैल्यू आई, ये आई 0,2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है, देखिए अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल इज, हिंदी में कहें तो एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग या अनवसानी की अगर हम बात करें तो ये होता है, देखिए हम किसी भी चीज़ को जब डिवाइड करते हैं किसी से, तो यहाँ पर डिवाइड करते जाते हैं और नीचे माइनस जब करते हैं तो या तो कुछ बचता है, रिमाइंडर शेषफल आता है, या तो कुछ भी नहीं, ज़ीरो आता है। देखिए जब अगर ज़ीरो आता है तो मतलब वहाँ पे ख़त्म हो रहा है प्रोसीजर, अब हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। जैसे 4 है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 टू द 4, 4 - 4 यानी कि 0। अब यहाँ हमें आगे नहीं करना है, तो हमें क्या है, ये किस टाइप के कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब वहाँ पे हिस्सा ख़त्म हो रहा है, अनवसानी, ठीक है। उसके बाद लेकिन किसी किसी में होता है, जैसे अगर 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3, रिमाइंडर 1 बचेगा, कुछ बच रहा है नीचे, क्रॉस नहीं हो रहा, ज़ीरो नहीं आ रहा, कुछ बच रहा है रिमाइंडर, वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अनवसानी कहलाते हैं। अब देखिए ये तो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग हो गया। अब आता है कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है। देखिए रिकरिंग जैसे कि नाम से हिंदी में भी पता चला है, आवर्ती, यानी कि एक जो टर्म होते हैं, जो डिजिट्स होती हैं वो रिपीटेटिव फॉर्म में होती है, यानी कि वो बार बार होती हैं। जैसे कभी कहीं कहीं लिखा होता है 2.14141414 ऐसे करके होता है। तो ये जो चीज़ होती है, यानी कि 2 या 3 डिजिट्स जितने भी हों उनका रिपीटेटिव फॉर्म हो रहा है, यानी कि रिकरेंस हो रहा है, रिकरिंग, तो उसको क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। तो यानी कि वो डेसिमल नंबर रिकरिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। तो अगर रिपीटेटिव नहीं हो रहा है तो उसको नॉन रिकरिंग कहेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो देखिए रियल नंबर जो होते हैं वो एक तो रेशनल होते हैं, एक इरेशनल। रेशनल सबको पता है, जो 1/2 मतलब इस टाइप से होते हैं वो रेशनल होते हैं। अब देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होता है ये दोनों में आता है, यानी कि हो सकता है कि रेशनल वालों में भी जब हम डिवाइड करें तो हमें नीचे जो है कुछ ना कुछ बचता रहे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब कभी ज़ीरो आए ना माइनस करने पे। तो ये रेशनल के साथ भी होता है और इरेशनल के साथ भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों के साथ होता है। बट इसीलिए इन्होंने यहाँ कहा है रिकरिंग डेसिमल, लेकिन रेशनल वालों के साथ रिकरिंग होता है, इरेशनल में नॉन रिकरिंग आता है। रिकरिंग यानी कि रेशनल में क्या होता है कि रिपीटेटिव फॉर्म होती है, जैसे 141414 इस टाइप से होता है। तो ये याद रखिएगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाला कंडीशन है वो रेशनल की है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए आर से रेशनल है और आर से ही रिकरिंग शुरू होता है, आर शुरू होता है, इधर नॉन आ जाएगा तो वो दूसरे साइड इरेशनल में आ जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा तो वो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, अरेशनल नंबर। नेक्स्ट है, ये एक फिगर दी गई है, इसमें देखिए इसमें इन्होंने क्या गिवन है, ये पी ए बी एक सीकेंट है। देखिए अगर ये कोई सर्किल है और सिर्फ ए बी बना होता सेंटर से हटाकर, मतलब सेंटर पे लाइन नहीं, सेंटर से लाइन होती तो वो डाया हो जाता, डायमीटर। अब सेंटर से हटाकर हम कहीं भी कोई इस टाइप से खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं या फिर जीवा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस तरह से थी, अगर उसी कॉर्ड को हम बाहर निकाल देते हैं, उसी जीवा को हम बाहर निकाल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। सीकेंट को हिंदी में कहते हैं, सीकेंड को हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये छेदक रेखा बन जाती है जीवा से। तो इसी तरह देखिए ये स्पर्श रेखा है, यानी कि टेंजेंट है, पीटी जो है। अब यहाँ पे इन्होंने गिवन जो दे रखा है, पीटी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पीटी। अब इस फिगर में देखिए पीटी दिया है 5 सेंटीमीटर और पीए दिया है 3 सेंटीमीटर, और इन्होंने निकालने को बोला है ए बी, ये हमें निकालना है। तो सिंपल जब इस टाइप की कंडीशन होती है, एक सीकेंड होती है, एक टेंजेंट होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है जो टेंजेंट का स्क्वायर, यानी कि पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये याद रखिएगा, कभी भी ये जीवा को नहीं लेते, मतलब पी ए इंटू ए बी नहीं, इसमें कन्फ्यूज़न होता है ना, ए बी नहीं होगा, जीवा को नहीं लेंगे, कॉर्ड को नहीं लेंगे, पी ए लेंगे और पूरी सीकेंड लेंगे, बाहर वाला हिस्सा लेंगे और पूरी की पूरी सीकेंड ले लेंगे, यानी कि पी ए क्रॉस पी बी,
ठीक है। अब हमें लेकिन निकालना ए बी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखा, पी बी को हम क्या क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस ए बी भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पी ए प्लस ए बी कर दिया क्योंकि हमें ए बी निकालना है, पी ए हमें पता है। तो पी टी क्या है 5 है, 25 हो जाएगा। पी ए कितना है 3 है, अंदर लिख दिया। ये क्या हो गया, इसको डिवाइड में ले गए इधर, तो 25/3 हो गया। और जब ए बी को इधर ही रखेंगे और जब इधर इसको ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो हमारा 16/3 आ जाएगा सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 16/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इफ एंगल डी ए सी इज 32 एंड ए ओ बी 70 देन डी बी सी इज इक्वल टू। सिंपल जैसा जैसा वो कहता जाता है आप फिगर ड्रॉ करते जाइए। देखिए हिंदी में देखते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ए बी सी डी एक विकर्ण ए सी और बी डी है, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि डी ए सी है तो डी बी सी निकालिए। अब देखिए एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी डी हमने ऐसे लिख दिया। अब ये कह रहे हैं डायगोनल जो विकर्ण है ए सी और बी डी है, ए सी को मिला दिया, बी डी को मिला दिया, एक बिंदु ओ पे प्रतिच्छेदित करें, काट रहे हैं, इंटरसेक्ट करें। अब इन्होंने दिया है डी ए सी 32, डी ए सी ये वाला एंगल दिया है इन्होंने 32। उसके बाद कह रहे हैं ए ओ बी 70 है, ए ओ बी ये एंगल दिया है इन्होंने 70 दिया है। अब हमें निकालना क्या है, डी बी सी, यानी कि डी बी सी ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब देखिए सिंपल, हमें इस वाले एंगल में चाहिए, यानी कि हमें इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में देखिए जहाँ से पूछा होता है वहीं से चलते हैं। इस ट्रायंगल में आने के लिए हमें कैसे पता चल सकता है, अगर हमें ये पता हो, ये पता हो, पता चल सकता है कैसे। अब हमें ये तो पता चल सकता है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, 180 होगी। अगर हम 180 -70 कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा, ये वाला। तो देखिए यही किया है। सबसे पहले तो देखिए एक यहाँ पर चल रही है, ये पैरेललोग्राम क्योंकि दिया है तो एक कंडीशन इसी से फुलफिल हो रही है। ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये एक जो जा रही है साइड की, जब ये इस तरह से इसको कट करती है तो ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, यानी कि डी ए सी इक्वल टू ए सी बी, ये एंगल इक्वल है इस एंगल की। कैसे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और इसको इस तरह से क्रॉस करी है, यानी कि ये कौन सा एंगल होता है, ऑल्टरनेट एंगल है। उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू ये भी 32 हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल पता लग गया। अब हमें ये एंगल चाहिए, इस एंगल के लिए हम क्या करेंगे, 180 -70 कर देंगे तो हमें ये एंगल पता लग गया 110, ठीक है, 110 पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, यानी कि ओ बी सी जो हमें फाइंड करना है प्लस बी ओ सी जो कि हमें पता है 110 है, और ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल जो भी हमें पता लगा है 32 है। तो इज इक्वल टू क्या हुआ, 180 हो गया। अब यहाँ से हमने ओ बी सी सिंपली निकाल लिया, इनको ऐड किया, इधर माइनस कर दिया, हमारा 38 डिग्री आ जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा 1। नेक्स्ट है इफ ए की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m ब्रैकेट n देन द वैल्यू ऑफ m। सिंपल है, m का मान बताना है इसमें। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इस टाइप के जो होते हैं उनको लॉग लेके कर लेते हैं, आराम से निकल जाते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ साइड लॉग ले लें तो देखिए a की पावर ये पूरा है, तो सिंपली हमने पहले लॉग लिख दिया इस तरह से पहले। उसके बाद क्या होता है, लॉग m की पावर n है तो लॉग होता है n log m, जो पावर में होती है वो पहले आ जाती है। सिंपली यहाँ पर ये पूरी पावर है a की, तो m की पावर n log a हो गया। इसी तरह ये पूरी पावर है mn, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, mn भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो mn हो गया। इस पूरी पावर को हम पहले ले आएंगे log के, mn log a। अब देखिए log a इस तरह से है तो दोनों तरफ से हट जाएगा, mn इक्वल टू m की पावर n इक्वल टू mn हो गया। इसको हम नीचे लिया, हमें m निकालना है ना, इसको हम नीचे ले आए तो क्या हुआ, m है, m की पावर n अपॉन m है, तो जब m को ऊपर लाएंगे तो वो -1 हो जाएगा, यानी कि m की पावर n -1 हो गया इक्वल टू n। अब जब m है और ये हमें इसकी पावर हटानी है, इसको निकालना है, तो जब हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि n की पावर 1 अपॉन n-1। जब ये दूसरे साइड जाता है तो ये 1 अपॉन में चला जाता है, ठीक है, इतना तो पता ही होगा सबको। तो ये सिंपली m यहाँ से निकल आया है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा है, 4। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ, ये एक इन्होंने दे रखा है, तो देखिए सिंपल है एकदम। प्रोडक्ट बीच में देखते हैं हम, प्रोडक्ट हमें दिख रहा है तो हम सिंपल तो पहले इसको कर लेते हैं, 5 -1 4/5, इसी तरह ये आ जाएगा 5/6, इसी तरह ये आ जाएगा 6/7, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 99/100।
अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये वाले जो टर्म्स हैं ये इस तरह से मैच करते जा रहे हैं, यानी कि ये क्रॉस है बीच में तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। इसी तरह जिससे पहले वाला टर्म होगा उसका 99 इधर 99 आएगा, देखिए 6 6 5 5 यहाँ पे 99 आएगा, उससे ये कैंसिल, बचेगा कौन, ये बचेगा लास्ट वाला नीचे का डिनोमिनेटर और फर्स्ट वाला न्यूमरेटर बचेगा, यानी कि 4/100 बचेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/25 आ जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इफ़ 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1 देन इट इज़ ट्रू दैट। क्या कहते हैं, अगर ये कंडीशन हो तो इनमें से कौन सी चीज़ सही है। तो देखिए सिंपली हम चेक कर लेते हैं। अब हमें देखिए x की पावर 100 इज़ ग्रेटर देन 1, इससे हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, x की पावर 100 इज़ लेस देन x की पावर 101। अब इसका क्या मतलब है, हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इधर ले लें, ठीक है, इसको इधर ले लें तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 और ये लेस देन का साइन, लेस देन x, 101 एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर नीचे क्या है, x/100 है, 1 है यहाँ पर, क्योंकि हम इसको इधर नीचे ले गए तो नीचे क्या आ रहा है, x की पावर 100, ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -100, यानी कि ये माइनस हो जाएगी। अब तो क्या बच रहा है, यहाँ पर 1 बचेगा, x की पावर 1 बचेगी, यानी कि 1 इज़ लेस देन x। अब देखें ये कंडीशन से फुलफिल हो रहा है, नहीं, x जो x है वो 1 से कम है, 0 से ज़्यादा है, 1 से कम है, इज़ लेस देन 1, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि इज़ ग्रेटर देन 1, है ना, x की वैल्यू आ रही है इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि कंडीशन नहीं होगी। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं अपने, x की पावर 100 इज़ ग्रेटर देन x की पावर 101। ऑब्वियसली वैसे तो देखने पे देखिए, अगर ये इसके जस्ट ऑपोजिट ही तो है, साइन ही तो चेंज है, अगर ये वाली नहीं है यानी कि ये वाली है ना, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे करके बताया। इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, नीचे ले गए, यहाँ पे 1 बचा, 1 इज़ ग्रेटर देन x की बार 101, जी भी नीचे जाएगा ऊपर आएगा तो -100 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को माइनस किया तो ये 1 बचा, 1 इज़ ग्रेटर देन x, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, जो कि हमारी कंडीशन ये फुलफिल हो रही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, इन वॉट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। अब देखिए ये कह रहे हैं कितने टाइम में, तो SI क्या हो रहा है, साधारण ब्याज क्या हो रहा है, मूलधन का 2/5 हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल का 2/5 हो रहा है, कितने परसेंट, 8% उन्होंने दिया है पर एनम, और टाइम पूछा है। सिंपल है फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू PRT/100। SI की जगह क्या रख दिया, 2/5/P, P R यहाँ पे रखा 8%, T हमें निकालना है 100, P तो कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ से सब कुछ कैंसिल आउट कर दिया, T की वैल्यू आ जाएगी 5 ईयर्स। राइट आंसर इज 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई टू 33275 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब इज। वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जैसे इसमें गुणा करने पर गुणनफल का एक पूर्ण घन हो। तो हम क्या करेंगे, हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है ना, एक पूर्ण घन बनाना है। क्या करेंगे, अब इतनी बड़ी सी डिजिट है तो वो हम इसको कैसे करेंगे, इसका सिंपल एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हम देखेंगे कौन सी डिजिट हमें फुलफिल कर रही है जो क्यूब बना सकती है। जब हमने किया तो 5 से, हमने देखा लास्ट में 5 है, 5 से ही जाएगा, 5 से किया, फिर 5 से किया, फिर 11 से जा रहा है ये, फिर 11 से जा रहा है। तो हम देख रहे हैं जो क्यूब बन रहा है वो 11 का तो बन रहा है, लेकिन 5 का 2 बन रहा है सिर्फ। अगर हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना हो, 11 और 5 का 11 का तो बन रहा है, तो हमें एक 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, सिर्फ यही पूछा है। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 5 स्क्वायर मिल रहा है और 11 क्यूब मिल रहा है। तो अगर हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो एक 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, इफ HCF ऑफ P² - 8P + 12 एंड P² + 4P - 12 इज P - से, देन द वैल्यू ऑफ A। सिंपल, ये दो एक दिए हैं और इन दोनों का जो महत्तम समावर्तक है वो है P - से, तो A का मान क्या होगा, यानी कि HCF P - से दिया है, तो यानी कि ये इसका इन दोनों का एक फैक्टर है। तो जब ये इसका फैक्टर है तो यानी कि क्या होता है, इज इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि P इज इक्वल टू A, ये इसमें लाई करेगा, तो P इज इक्वल टू A, P की जगह हम A रख देंगे। जब A रखेंगे दोनों इक्वेशन में A² - 8A + 12 ऐसी इसमें, तो हम यहाँ से इसको क्रॉस करके पूरा कैंसिल आउट कर देंगे और A की वैल्यू निकाल लेंगे इस तरह से। राइट आंसर आ जाएगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर इज 2।
द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये देखिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। कैसे करते हैं इन्हें, हम थोड़ा सा देखते हैं डिजिट्स को, देखिए थोड़ा सा देखते रहिए तो समझ में आ जाता है। देखिए एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, अब इतने इनके फैक्टराइज कैसे करें इन्हें, तो हम देख रहे हैं 6 है, अगर यहाँ पर 6 हो तो कुछ कॉमन मिल जाएगा। अब हम 11 को क्या करेंगे, 6 में तोड़ देंगे। अब 6 में अगर यहाँ पर तोड़ेंगे 11 को इससे मैचिंग कराने के लिए, तो 11 में 6 में हम 5 जोड़ें तब हमें 11 मिलेगा, यानी कि 5 और 6 में टूट जाएगा 11। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो टर्म आएगा वो 5 का आएगा। अब हमें इससे पहले वाले टर्म की मैचिंग करानी है, तो 6 को हम 5 में तोड़ देंगे ताकि हमारी मैचिंग हो जाए। 5 और फिर क्या बचेगा, जो 6 आए 5 में 1, यानी कि देखिए एक्स क्यूब लिखा माइनस, अगर हम 6x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, दोनों के माइनस रहेंगे यानी कि ऐड होगा तो माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 11x है, इसको हमने कैसे तोड़ दिया, 5x और 6x तोड़ दिया, माइनस 6। तो देखिए अब यहाँ पर 6x 5 5 1 1 इस टाइप का मिल रहा है, यानी कि सिंपली हमें क्या होगा, अब हमें वो बनाना आसान हो जाएगा, कॉमन लेना। तो इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, हमें मिलेगा x माइनस 1। इसमें क्या लेंगे कॉमन, 5x ले लेंगे, 5x कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा इसकी वजह से, ये अंदर माइनस हो जाएगा -1। फिर यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1। अब देखिए x माइनस 1 तीनों में कॉमन आ रहा है तो हमने इसको किनारे कर लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये बचा। अब हमने इसको फिर से, वैसे तो याद ही रहता है कि x माइनस 3 x माइनस 2 होता है इसका, फिर भी यहाँ पर कर लेते हैं। अब हमने 6 है तो इसको 3 माइनस 2 में तोड़ दिया, -3 माइनस 2 में 3 टू द 6 भी हो रहा है और -3 माइनस 2 माइनस 5 भी मिल रहा है, तो हमने ऐसे तोड़ दिया इसको। अब हमने क्या किया, x कॉमन लिया, x माइनस 3, इधर -2 कॉमन लिया x, फिर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा -3। सिंपल x माइनस 3 एक आ गया हमारा, और ये क्या बचा, x माइनस 2। तो ये हमें हमारे मिल गए फैक्टर्स, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द इक्वेशन हुज रूट ये एंड ये विल बी। देखिए शुरू में तो देखे बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत आसान है। देखिए हम लोग को पता है कि जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट होते हैं अल्फ़ा और बीटा। अगर कोई इक्वेशन है तो उसके रूट होते हैं अल्फ़ा बीटा, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। तो वो अल्फ़ा बीटा की कंडीशन जो होती है वो होती है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन फुलफिल करेगी, देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हम ये दो रूट हैं तो अल्फ़ा है मान लेते हैं और ये बीटा है, तो इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो काफ़ी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हो इससे भी जाएगा, लेकिन हम अल्फ़ा बीटा वाला लेंगे तो हमें जल्दी मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो देखिए अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्या है यहाँ पर हमने ले लिया p माइनस क्यू पी प्लस क्यू, बीटा दूसरा वाला रूट माइनस का p प्लस क्यू, ये है ठीक है। माइनस को ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट लगा लीजिएगा इसमें, तो माइनस ये ब्रैकेट में, ठीक है। अब हमने क्या किया, -1 को बाहर ले लिया तो ये क्या बचा, ये -1 को अगर हम अलग ले लेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, यानी कि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बच रहा है क्या, -1 बच रहा है, तो अल्फ़ा बीटा हमारा आ गया -1। अब हम देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो देखिए अल्फ़ा ये हमें मिलना चाहिए, यानी कि इधर क्या होना चाहिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए इसमें तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर पी प्लस क्यू स्क्वायर ये भी नहीं होगा, ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर तो होगा ही नहीं, सेकेंड वाला वैसे होगा। और इसको अब हम क्या करेंगे, एक बार करके देख लेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए, यानी कि सी यहाँ पर क्या है, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सी अपॉन ए क्या है, सी है माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ए क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमने वही क्या, माइनस बाहर निकाला और ये हमारा आ जाता है, जब माइनस बाहर निकालेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा, -1, यानी कि इससे -1 आ रहा है, इससे -1 आ रहा है, यानी कि हमारी इक्वेशन जो है वो है ये वाली सेकेंड वाली इक्वेशन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। सबसे शॉर्ट तरीका यही था, इसके बाद वरना फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, वो दूसरे और तरीके अगर हम उससे करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। देखिए ये एक है
द मार्क्स ऑफ 16 स्टूडेंट्स इन मैथ इन मंथली टेस्ट आर 0022, ये कुछ नंबर दिए हैं। देन मोड विल बी, देखिए स्टैटिस्टिक्स के आते हैं क्वेश्चन मीन मीडियन मोड निकालने के लिए। तो मोड क्या होता है, जो भी डिजिट होती है, जितनी बार दी होती है वही उसका मोड होता है। देखिए जैसे 0 है तो मोड को कहते हैं बहुलक। जैसे 0 है तो वो 2 बार दिया है, फिर हमने देखा 2 जो है वो 2 बार दिया है, 3 3 बार दिया है, 4 एक ही बार दिया है इन्होंने, 5 देखिए 1 2 3 4 4 बार इन्होंने 5 को दिया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं 6 2 बार दिया है, 7 और 8 एक बार दिया है। यानी कि हम देख रहे हैं जो 5 है वो सबसे ज़्यादा बार दिया है, यानी कि कितने टाइम्स दिया है, यानी कि 5 जो 5 दिया है वो 4 टाइम्स दिया है, सबसे ज़्यादा टाइम। यानी कि इसका मोड क्या होगा, बहुलक होगा 5। राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट है 3 इफ 3 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन दिया है, देन द वैल्यूज ऑफ x आर, x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, देखिए इसको कैसे करेंगे। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, दिखाने के लिए इसको नीचे इधर ले आए, और जब इक्वल टू को इधर ले आएंगे तो इधर तो 1 बच जाएगा, है ना, हमें उससे मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखा हमने इसको नीचे लिया है, अब हम देख रहे हैं कि ये कैसे इक्वल हो सकता है। अगर हम x की जगह 2 रख दें तो, अगर हम x की जगह 2 रख दें तो देखिए ऊपर नीचे क्या आना चाहिए, कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल क्या है 1, यहाँ पे हम 1 लिखना भूल गए, यहाँ पे इक्वल टू 1। इधर भी ये क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए इक्वल के इधर, LHS RHS इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पर हम ऐसा क्या लें जो इसके इक्वल हो जाए, तो अगर हम यहाँ पे 2 ले लें तो ये सेम हो जाएगा। अब अगर यहाँ 2 ले रहे हैं तो यहाँ भी लेना होगा, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 टू द 4 प्लस 1, यानी कि 3 की पावर हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। इसी तरह अब यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, x, तो यहाँ पर जब 2 लेंगे ये भी 5 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। यानी कि हमें ये पक्का हो गया कि x क्या है, x की वैल्यू 2 है। तो बस ये हमने यहाँ पर देख के पता किया इस तरह से। अब 2 एक ही ऑप्शन दिया है, देखिए x की वैल्यू 2 निकलेंगी ना, क्योंकि ये 2x है तो यहाँ पर 2 निकलेंगी, लेकिन यहाँ पर हमने ऑप्शन से देख लिया कि हमें एक ही जगह 2 दिख रहा है, तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 4 होगा। नेक्स्ट है, इन अ लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इज, एक अधि वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। देखिए लीप ईयर क्या होता है, 366 डेज का होता है, यानी कि फरवरी में 29 होता है उस दिन, है ना। वैसे तो 365 डेज होते हैं जब फरवरी 28 डेज तक होती है, लेकिन कुछ 4 साल बाद क्या होता है, 29 की पड़ती है, 29, यानी कि उस दिन एक दिन ज़्यादा होगा, यानी कि 366 डेज, इसी को क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। अब लीप ईयर में अगर हम वीक्स देखें तो 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वीक क्या होता है, 7 डेज़ का होता है, तो डेज़ को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वीक पता चल जाएंगे। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा नहीं गया, 52 पूरे पूरे वीक्स गए और 2 डेज़ एक्स्ट्रा मिले हमें, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। तो ये हमारे 2 क्या हो गए, ये डेज़ हो गए। अब ये 2 दिन में कौन कौन से 2 दिन हो सकते हैं, देखिए संडे मंडे भी हो सकता है, ये 2 दिन, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। इतना हो सकती है प्रोबेबिलिटी, है ना। पॉसिबिलिटी कितनी मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि संडे पूछा है ना, तो देखिए संडे कितने हो सकते हैं, संडे तो 2 ही हो सकते हैं। इन 7 पॉसिबिलिटीज़ में 2 संडे होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 2/7। तो ये समझ में आ गया 53 संडेज़ का ये मैटर। तो ये इस तरह से, क्योंकि 52 में पूरे पूरे मिल रहे हैं, सिर्फ ये 2 बच रहे हैं, तो ये 2 इस तरह से कहानी है इनकी। 2 बार हमें मिल सकते हैं संडे, तो कितने पूरे पेयर कितने बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं, लेकिन मिल कितने सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, यानी कि 2/7 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट है, इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर देन द डायमीटर ऑफ सर्किल। देखिए किसी वृत्त के केंद्र से हमने एक वृत्त बना लिया, इसका केंद्र बना लिया, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पे आए एक जीवा है, यानी कि इस तरह से होगी, एक कॉर्ड है, इससे ये लंबाई जो है कितनी डिस्टेंस पे है, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। अब ये पूछ रहा है कि उस जीवा की, यानी कि इस कॉर्ड की लंबाई कितनी है, 10 है, तो इसके वृत्त का व्यास कितना होगा, यानी कि डायामीटर कितना होगा। तो अब देखिए हमें डायामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के आसपास थोड़ा रहें ताकि हमें निकल जाए। तो हमने इस लाइन से यहाँ पे सेंटर को मिलाते एक लाइन बना ली डायामीटर। अब हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 12 का बन रहा है, ये पूरी 10 है,
ये 10 है, यानी कि ये इसको सेंटर से ये इसको कट करेगा ना, तो ये 5 और ये 5 होगी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 12 हो गई, ये 5 हो गई हमारी। अब ये ट्रिपलेट कौन सा बन रहा है, 12, 5, 13 ये होता है, ये तो सबको पता रहता है, ये 13 मिल जाएगा हमें। वरना क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमें 169 आ जाएगा, तो यानी कि 13 आ जाएगा। लेकिन अब ये रेडियस सिर्फ पता चली, इतना पता चला है हमें, ये डायमीटर पूछा है, यानी कि 13 टू द 26, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए सी डी इज 105, बी ए सी इज इक्वल टू। देखिए ये एक फिगर है, इन्होंने दे रखा है, एक कंडीशन इन्होंने दी है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, यानी कि ये इक्वल टू ये है, और ए सी डी दिया है इन्होंने 105, और निकालना क्या है, बी ए सी, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें आमने सामने की क्या होती है, इक्वल होती हैं। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर ये दोनों आर्म्स बराबर हैं एक दूसरे के, यानी कि ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे, बस इसी से क्वेश्चन होने वाला है। अब देखिए, अब हमें ये कुछ नहीं पता, हमें ये एंगल चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये 180 बन रहा है, हम देख लेते हैं कि हमें 180 कहाँ मिल सकता है। ये 180 पूरा है, अगर हम 180 माइनस ये कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा, और ये पता लग गया तो ये इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये आर्म्स एक दूसरे के बराबर हैं, और ये दोनों पता लग गए तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तीनों का सम प्लस 180, हमें ये पता चल जाएगा। बस इस ऐसे करना है। तो हम क्या करेंगे, 180 इसको निकालेंगे, ए सी बी बराबर क्या होगा, 180 माइनस 105, तो हमें ये पता लग गया 75। ठीक है, अब ये 75 है, ये भी 75 हुआ। अब हमने क्या किया, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, सीधा प्लस कर दिया, प्लस कीजिए चाहे इंटू 2 कर दी, वो तो बात एक है। तो 180 माइनस 2 इंटू 75, यानी कि माइनस 150, यानी कि कितना आ गया, 30 आ गया। सिंपल है एकदम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इफ़ 30% ऑफ बी माइनस से 80% ऑफ ए प्लस बी, देन द रेशियो ए इज टू बी विल बी। तो देखिए सिंपल, जैसे दिया है वैसे लिख लिया हमने। आपने देखा 30% है, यानी कि 30/100 3/10 हो गया। बी माइनस से इज इक्वल टू 18/100 क्या हुआ, 2 बाई जाएगा, या 2 से जाएगा, यानी कि 9 बचेगा, ऊपर नीचे 50 बचेगा, ए प्लस बी। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, 3 3 इधर 9 कर दिया, इधर 0 0 नीचे के उड़ा दिए, तो इधर क्या बच रहा है, इधर 3 बच रहा है, इधर 5 बच रहा है। 5 को इधर ले गए, 5 बी माइनस से 3 ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करा दिया, ए और बी का कुछ इस तरह से रेशियो हमारा आ गया 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। Two numbers are in the ratio 3:4. The product of their SCF and LCM is here. The sum of the numbers will be। दो संख्याएं हैं, 3:4 के अनुपात में है, उनके मासा और लासा का गुणनफल इतना है, संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए दो संख्या हैं, ए और बी हमने ले ली, 3:4 है, और SCF LCM का जो गुणनफल है वो है 28, यानी कि ये इनका ए, और अब हम देखिए क्या होता है कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, यानी कि ए और बी, यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 3 चौको 12, यानी कि 3 4 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिल गया। कि फॉर्मूला तो पता है ना, SCF LCM इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है, तो ए इंटू बी को यहाँ पर दिया है रेशियो, तो 3 4, और क्योंकि कुछ ये रेशियो है ना, एग्जैक्ट तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स है, इनके साथ नंबर एक्स है, 3x 4x, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 169 आएगा, ये होता है 13 का रूट, यानी कि x इज इक्वल टू 13। तो अब हम क्या करेंगे, इससे ये हमने 3x ली थी और 4x ली थी, तो हम क्या करेंगे, 13 3 द 39 और 13 4 द कितना आया 52, ये हमारे एग्जैक्ट नंबर आ गए ए और बी। इनका सम पूछा है, इनका योगफल पूछा है, तो ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो 91 मिल जाएगा, हमारा राइट आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है, इफ़ ए क्रॉस बी, ए स्टार बी ए क्रॉस बी प्लस बी, इस तरह से एक पिछला उसमें दिया था, सिंपल है, बस इसी कंडीशन में रख देना है। 5a है उनका और 7b है, तो यहाँ पर रख देना है, यानी कि 5 क्रॉस 7 प्लस 7, तो ये 42 आ जाएगा, राइट आंसर इज 1। अब देखिए ये एक मैथ्स का उसका है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो ये देखिए हमारे उसमें तो नहीं है, क्योंकि हम मैथ्स का न्यूमेरिकल वो उस टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, साइकोलॉजी मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्योंकि सॉल्व करा रहे हैं पेपर, तो हम बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू टीच ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित पढ़ाने का सबसे अच्छी विधि कौन सी है, अभ्यास विधि, सूत आधारित विधि, खेलकूद विधि, प्रदर्शन विधि। तो देखिए ड्रिल मेथड वो मेथड होता है जिसमें मॉडल बनाकर दिखाते हैं, तो वो मेथड ड्रिल कहलाता है। फॉर्मूला बेस सबको पता है, जिसमें फॉर्मूले होते हैं, और प्ले मेथड खेलकूद में
कोई मेथड है वो उससे, और डिस्प्ले मेथड मतलब दिखाने कर प्रदर्शन विधि के द्वारा। तो बेस्ट मेथड जो है ज्योमेट्री का वो डिस्प्ले मेथड है। तो यहाँ पर बस अभी इतना समझिए। नेक्स्ट है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट इफ इट्स कॉस्ट प्राइसेस इंक्रीज बाई 50 रुपीज़ एंड एट द सेम टाइम इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 30 रुपीज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस बाय 3/1/3% देन द कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बताएं तो एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 बढ़ जाए, विक्रय मूल्य 30 रुपये बढ़ जाए, तो लाभ जो होता है वो 3/1/3% कम हो जाता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको कैसे करेंगे, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते। देखिए 20% प्रॉफिट उन्होंने दिया है, 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 20/100 यानी कि 1/5 इसकी क्या हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हमें चीज़ें कैलकुलेट करने में आसान हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/5 लिख देंगे। अब क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी सी पी होता है। तो इसको हमने लिख दिया एस पी माइनस सी पी, ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि सी पी भी बढ़ता है, एस पी भी बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब ये इतने % प्रॉफिट कम हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करके लिख दिया। एस पी कितना बढ़ा, 30 बढ़ा यानी कि +30, सी पी कितना बढ़ा, 50 बढ़ा, और सी पी फिर नीचे भी 50 हो गया। अब ये कितना बढ़ा, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन बढ़ने की वजह से कम हो रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 20% था, इतना कम हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 20% माइनस इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 10/3 आएगा। 10/3% जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 50/3% बनेगा, यानी कि 50/3% प्रॉफिट जो होता है वो इक्वल हो रहा है इसके। और इसको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू, उस फ्रैक्शन उसमें लिख देना है एक्सप्रेशन में, तो 1/6 हो जाएगा। नीचे परसेंटेज आ जाएंगे, नीचे 100 आएगा और 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 6 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वल किसके होगा, ये इसी के होगा, दोनों के डिफरेंस का, क्योंकि उसी की वजह से तो ये बढ़ रहे हैं, जो डिफरेंस हो रहा है, कमी हो रही है, उसी की वजह से ये लोग बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे एक दूसरे को। तो आप क्या देखें, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हमें ये पता है एस पी माइनस सी पी। अब हम इसको सॉल्व आसान करने के लिए एस पी और सी पी को एक तरफ ले लेंगे, यानी कि एस पी माइनस सी पी। ठीक है, ये ऐसे लिख लिया, और ये 30 और ये माइनस का 50 हो रहा है, तो इसको क्या लिख दिया, -20 लिख दिया अपॉन सी पी प्लस 50। ये क्या है, 1/6 है इधर। तो हमने यहाँ से देखा एस पी माइनस सी पी हमें क्या मिल रहा है, एस पी माइनस सी पी क्या है, सी पी बाई 5 है, हमने यहाँ पर इसकी जगह सी पी बाई 5 लिख दिया। इस तरह क्या हो गया, एस पी गायब हो गया, अब हमें सी पी मिल जाएगा। सी पी निकाल लेंगे, सी पी बाई 5 -20 अपॉन सी पी प्लस 50 इज इक्वल टू 1/6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो ये देखिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलसीएम लेके इधर बाई 5 पूरे में करेंगे, और इधर ये 6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सी पी, और इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा, 100 बचेगा। लेकिन इससे मल्टीप्लाई भी होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 600 बनेगा हमारा, -600 इज इक्वल टू, अब ये पूरे में 5 नीचे आएगा, और तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इधर है तो ये इधर जाएगा, सी पी प्लस 50, लेकिन ये नीचे इधर क्या आएगा, 5 आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे 5 सी पी, और 5 का जब इसमें कराएंगे तो 5 5 25, तो 250 आ जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट हमने यहाँ पर कर दिया, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इसको एक तरफ ले लेंगे सी पी को, तो यहाँ पे सी पी इज इक्वल टू, इसको इधर ले लेंगे, ऐड हो जाएगा, तो हमारा 850 हमारा सी पी आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको, जिसमें कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है वो ये है कि जो ये ऐड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो ये इस प्रॉफिट से ये कम हुआ जा रहा है, तो इसी को बस हमें इक्वल कर देना है, ये वाली चीज़ है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2850। नेक्स्ट है द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये। अब देखिए मिनिमम मैक्सिमा सबने पढ़ा होगा, तो ये कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, क्योंकि ये कैलकुलस का पार्ट है। तो देखिए x-2 x-9 दिया है, इसको सिंपल हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, x² -11x + 18, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट, अगर किसी को डिफरेंशिएट करना ना आता हो तो भी कोई बात नहीं। देखिए क्या करते हैं, देखिए x² है, जो पावर होती है उसको पहले लिख देते हैं, 2 पावर है 2 लिख दिया, और यहाँ पर एक कम हो जाता है, जैसे 2 है तो 2 - 1, यानी कि x आ जाएगा, सिर्फ x की पावर 1। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 लिखते, और 3 से -1 करते तो यहाँ क्या बचता है, 3x², क्योंकि 3 - 1 क्या होता है, 2 होता। तो इस तरह से करते हैं। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 2 और x आ जाएगा। फिर क्या करेंगे,
अब यहाँ पर x की पावर 1 ही है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। x की पावर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि x की पावर 1 जब हम इसको अगर कर रहे हैं मान ली तो 1 को इधर लिया है, पहले लाए, और x की पावर 1 माइनस 1 0, तो x की पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है, यानी कि कुछ नहीं, यानी कि सिर्फ कोफिशिएंट लिख दिया जाता है, इसके साथ वाला सिर्फ कोफिशिएंट लिख दिया जाता है। तो क्या होगा, 2x माइनस 11 आ गया, और ये तो 0 ही हो गया, जिसमें x है नहीं वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करने पे 0 हो जाता है, तो इसको लिखा ही नहीं, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 11/2 से। वैसे तो यहाँ पर देखिए हमें उसकी निकालने की बात नहीं, लेकिन हम बता देते हैं इसको क्या करेंगे पता करने के लिए कि मिनिमा है या मैक्सिमा, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 मिलेगा। अगर ये प्लस का आ रहा है, जैसे +2 यहाँ पर है, प्लस का आ रहा है यानी कि हमें इससे क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर ये माइनस आता यानी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब हमने यहाँ से x निकाल लिया और इस x को क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम पुट कर देंगे। 11/2 आया, यहाँ पर हमने पुट किया तो 11/2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू x है 11/2 प्लस 18, इसको सॉल्व कर लिया तो हमें क्या मिल गई, इसकी मिनिमम वैल्यू मिल गई, यानी कि x इक्वल टू 11/2 पे हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए हमने डिफ्रेंशिएट किया था। डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या पता लगा, जो हमें डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो x की वैल्यू निकाली है उससे हमें ये पता लगा कि अगर ये वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में रख दें तो हमें मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की पता लग जाएगी। तो ये हमारा आ गया -49/4। राइट आंसर इज़ 4। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ये। तो सिंपल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको सॉल्व किया 144 बना, इसको किया 400 बना। ये 12 का स्क्वायर होता है और ये 20 का होता है, तो ये अंडर रूट हट गया, 12 इंटू 20 यानी कि 240। राइट आंसर इज़ 1। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन इसके फिनिश हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और इसके साथ हम लोग इसमें EVS और साइंस की भी करा रहे हैं। उसके बाद अगर हमें इसके बाद टाइम मिलता है, अगर प्रीवियस पेपर कराने के बाद, तो हम इस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे भी हम सेट्स निकालेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़िए। थैंक यू सो मच।